हेलो एवरीवन, वेलकम टू शार्प एजुकेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के। और ये जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो आपके लाइफ साइंस की किसी भी एग्ज़ाम हो या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि गेट हो गया आपके लिए, CSIR हो गया और IIT जेम, इन तीनों एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देके हम एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और क्या करना है आपको ये करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा ऑर्गन ऐसा है, सेल ऑर्गन, जो सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन हो, या फिर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे राइबोसोम है, तो राइबोसोम में क्या होता है कि कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इट मीन्स ये यहाँ पे मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो राइबोसोम किससे मिलके बना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, तीनों के तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड ऑप्शन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन होता है सेल का। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपके पास वो टू टाइप की होती है। एक होती है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए इसका नाम पड़ता है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है इसीलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जहां पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम भी राइबोसोम की तरह ही यहाँ पे मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसका यूज इंपॉर्टेंट होता है कि सेंट्रोसोम जो सेल ऑर्गेनल होता है उसका सेल में क्या यूज होता है। तो सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की तरह काम करता है। तो ये हो गया सेंट्रोसोम आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो यहाँ पे हम तीनों चार सेल ऑर्गेनल अपने पास दिया हुआ है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चारों के बारे में डिस्कस कर लिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फीडबैक रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम द एंड प्रोडक्ट बाइंड्स टू द। तो पूछा गया कि फीडबैक रेगुलेशन में इन जो प्रोडक्ट होता है वो किससे जाके बाउंड होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फीडबैक रेगुलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो फीडबैक रेगुलेशन को बहुत इजीली समझते हैं। जैसे ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है, ये क्या है आपके पास, सबस्ट्रेट है, और ये जो सबस्ट्रेट है उस सब्सिक्वेंस रिएक्शन में डिफरेंट एंजाइम से इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होते हुए एंड प्रोडक्ट में चेंज होता है। जैसे एंजाइम E1, एंजाइम 2 की हेल्प से ये कन्वर्ट हुआ C में, और एंजाइम E3 की हेल्प से मान लो ये कन्वर्ट हुआ D में, और ये जो D है वो आपके पास क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट, या जिसको हम एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर ये जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका वो फर्स्ट एंजाइम कौन सा आपके पास, एंजाइम E1, फर्स्ट एंजाइम की रेगुलेटरी साइट पे जाके बाइंड हो जाता है। क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट अगर फर्स्ट एंजाइम की रेगुलेटरी साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, इसी को बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, फीडबैक रेगुलेशन। तो फाइनल प्रोडक्ट
फर्स्ट एंजाइम की रेगुलेटरी साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, इसी को फीडबैक रेगुलेशन बोलते हैं। इससे होता क्या है, जैसे ही ये रेगुलेटरी साइट पे जाके फाइनल प्रोडक्ट बाइंड होगा तो ये एंजाइम आगे की जो रिएक्शन है उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, जिससे एंड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से ये फीडबैक रेगुलेशन होता है। अब जो रेगुलेटरी साइट होती है इसी को बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं इसको? एलोस्टेरिक साइट। तो आई होप आपको फीडबैक रेगुलेशन समझ में आया होगा कि फीडबैक रेगुलेशन होता क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है और वो कहाँ पे जाके फाइनल प्रोडक्ट बाइंड होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है फर्स्ट एंजाइम की रेगुलेटरी साइट पे जाके बाइंड होता है और उस रेगुलेटरी साइट को क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि फीडबैक रेगुलेशन में जो एंजाइम होता है वो एंड प्रोडक्ट से बाइंड होता है, तो कौन सी साइट पे? एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है। तो फोटोसिंथेसिस की हम जब बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। तो हम जनरली जब भी बात करते हैं हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले वो नॉर्मल बेसिक रिएक्शन की फोटोसिंथेसिस में H2O और CO2 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में मिलके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन या तो H2O से आ रहा है या फिर CO2 से आ रहा है। इट मीन्स दो ऑप्शन तो आपके पास वैसे इनकरेक्ट हो गए कि कार्बोहाइड्रेट हो नहीं सकता, NADH हो नहीं सकता। अब जो लाइट रिएक्शन होती है वहां पे दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड। तो जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है, कौन सा फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम सेकंड, वहां पे H2O का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस होता है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और जब ये H2O का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये फॉर्म करता है 4 प्रोटॉन 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। ये जो O2 गैस होती है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर दी जाती है। और जो 4H जो प्रोटॉन होते हैं इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है NADH जो NADP होती है रिड्यूस्ड NADP को प्रोड्यूस करना। क्या काम होता है प्रोटॉन का? रिड्यूस्ड NADP को प्रोड्यूस करना। और जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास जाते हैं PS सेकंड के पास। किसके पास जाते हैं? PS सेकंड के पास, और लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है वो क्या होगा? लाइट रिएक्शन में वाटर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन होता है? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का सोर्स वाटर होता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस या वाटर का जो फोटोलाइसिस है, वाटर का फोटोलाइसिस कौन से फोटो सिस्टम पे होता है? तो वो फोटो सिस्टम सेकंड पे होता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो कितनी वेवलेंथ पे काम करता है। इसकी वेवलेंथ आपको बतानी है कि वेवलेंथ की जो रेंज है वो क्या होगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड बी प्रेजेंट इन ए प्रोटीन टू जनरेट स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन एनिमल। तो आपको एक प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कि ताकि वो एक इम्यून रेस्पॉन्स को क्रिएट कर सके। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, स्टेटमेंट है फर्स्ट एटलीस्ट 1 B सेल एपिटोप, सेकंड है एटलीस्ट 1 T सेल एपिटोप एंड थर्ड ऑप्शन है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज साइट। तो कोई भी जो प्रोटीन है, प्रोटीन का एंटीजन की तरह बिहेव करवाना है, प्रोटीन से एंटीजन की तरह बिहेव करवाना है ताकि वो जाके किसी भी एनिमल में क्या फॉर्म करे? एंटीबॉडी क्रिएट करे, ताकि वो इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करे। अब इस प्रोटीन्स को एंटीजन की तरह बिहेव करने के लिए इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? तो ये प्रोटीन इसके पास एटलीस्ट 1 B सेल एपिटोप होना चाहिए ताकि ये MHC मॉलिक्यूल से जाके रिएक्ट करे। इसके पास T सेल एपिटोप भी प्रेजेंट होना चाहिए, साथ ही साथ इसके पास प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज साइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये प्रोटीन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वो एंटीजन की तरह बिहेव करती है। तो इस ऑप्शन में या इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। मैच द एंट्रीज इन ग्रुप फर्स्ट विथ डेट इन ग्रुप सेकंड।
तो ग्रुप फर्स्ट को ग्रुप सेकंड के साथ मैच करना है। सबसे फर्स्ट दिया है कोलेरा टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन, लाइपोपोलीसेकेराइड, टिटनेस टॉक्सिन। और ग्रुप सेकंड में इन टॉक्सिन का नेचर दिया हुआ है, दैट इज एंडोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोलेरा टॉक्सिन। कोलेरा टॉक्सिन इज रिलीज्ड बाय विब्रियो कोलेरी। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये विब्रियो कोलेरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉक्सिन कौन से बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। सेकंड जो कोलेरा टॉक्सिन होता है उसका नेचर होता है एंटेरोटॉक्सिन। किस टाइप का टॉक्सिन होता है? ये एंटेरोटॉक्सिन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया टॉक्सिन इज रिलीज्ड बाय कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिप्थेरिया टॉक्सिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा रिलीज किया जाने वाला डिप्थेरिया टॉक्सिन नेचर में साइटोटॉक्सिन होता है। कैसा नेचर होता है इसका? साइटोटॉक्सिन। एक्चुअल में ये करता क्या है कि यूकेरियोटिक प्रोटीन ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है। और किसके थ्रू करता है? तो ये प्रोटीन इनहिबिशन करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट कैसे करता है? इसका काम ये होता है कि इनएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेट यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर सेकंड। तो यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर जो सेकंड होता है उसको इनएक्टिवेट करता है। किसके द्वारा? थ्रू एडीपी राइबोसाइलेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एडीपी राइबोसाइलेशन के द्वारा इलोंगेशन फैक्टर को इनहिबिट कौन करता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो करता है डिप्थेरिया टॉक्सिन। डिप्थेरिया टॉक्सिन जो होता है वो साइटोटॉक्सिन होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। इट मींस वो भी किसमें? यूकेरियोट में। तो यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है थ्रू द इनएक्टिवेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर सेकंड थ्रू एडीपी राइबोसाइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड हम डिस्कस करते हैं लाइपोपोलीसेकेराइड। तो लाइपोपोलीसेकेराइड जो होता है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है लाइपोपोलीसेकेराइड। लाइपोपोलीसेकेराइड बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। अगर हम मेजरली डिस्कस करें तो ये जो मेजरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। और जो लाइपोपोलीसेकेराइड होता है आपके पास वो एंडोटॉक्सिन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? एंडोटॉक्सिन। आई होप ये पॉइंट आपके पास क्लियर होगा कि लाइपोपोलीसेकेराइड किसकी तरह बिहेव करता है। तो लाइपोपोलीसेकेराइड एक एंडोटॉक्सिन होता है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टिटनेस टॉक्सिन। टिटनेस टॉक्सिन क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो टिटनेस टॉक्सिन जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा रिलीज किया जाता है। और जो टिटनेस टॉक्सिन होता है वो नेचर में कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टिटनेस टॉक्सिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है और इसका नेचर क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन। तो अब मैच कर लेते हैं अपन कि पी में हो गया थर्ड, पी में थर्ड, क्यू में फोर, आर में फर्स्ट और एस में सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। व्हेन बैक्टीरिया आर ग्रोन इन ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडिया। तो बैक्टीरिया आर ग्रोन इन ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडिया कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज, एक्सप्रेशन ऑफ लेक ओपेरॉन जीन इज एक्टिवेटेड बाय। तो आपसे ये ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं और वहाँ पे लैक्टोज की कंसंट्रेशन हाई है। तो आपको बताना है कि लेक ओपेरॉन जीन किस तरीके से एक्टिवेट होती है। इसके लिए हम पूरा डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्लूकोज का अफेक्ट क्या पड़ता है लेक ओपेरॉन पे। तो अगर हम लेक ओपेरॉन की बात करें तो वहाँ पे जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो इससे रिलेटेड हम CAMP की बात करते हैं। और CAMP और साथ में अपने पास लैक्टोज प्रेजेंट है। तो इन तीनों का ओवरऑल जो अपना ओपेरॉन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक टेबल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अपने पास ग्लूकोज प्रेजेंट हो, और याद रखना जब भी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, पॉइंट पे ध्यान देना, जब भी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा CAMP का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट मीन CAMP अपने पास लो कंसंट्रेशन में अवेलेबल होगा। और जब CAMP लो कंसंट्रेशन में अवेलेबल है और लैक्टोज
अब्सेंट है, ये हम केस बना रहे हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट लैक्टोज अब्सेंट। तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, CAMP पे इफेक्ट पड़ेगा। ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, CAMP की कंसंट्रेशन लो होगी। और लैक्टोज जब अब्सेंट है, लैक्टोज अब्सेंट होने से क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा ओपेरोन का, तो नो mRNA, कोई भी mRNA का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड हम केस की बात करें कि अगर अपने पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो CAMP की कंसंट्रेशन लो होगी, लेकिन लैक्टोज भी प्रेजेंट है। अब लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो क्या होगा कि कुछ mRNA का एक्सप्रेशन होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि वेरी लिटिल एक्सप्रेशन, क्या लिख सकते हैं अपन, वेरी लिटिल एक्सप्रेशन ऑफ mRNA, क्योंकि यहाँ पे CAMP का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत लो है, इसी कारण यहाँ पे mRNA का एक्सप्रेशन बहुत कम है। और नेक्स्ट जो फाइनल केस है, हो सकता है अपने पास ग्लूकोज अब्सेंट हो और लैक्टोज अपने पास क्या हो, प्रेजेंट हो। और यहाँ पे अगर ग्लूकोज अब्सेंट होगा तो CAMP का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, हाई। तो ग्लूकोज अब्सेंट होने के कारण CAMP का जो लेवल है वो हाई हो गया और लैक्टोज आपके पास प्रेजेंट है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको जो mRNA का जो एक्सप्रेशन है वो आपको एबंडेंट एक्सप्रेशन मिलेगा। तो एबंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ mRNA। तो क्वेश्चन में यही पूछा आपसे कि जब ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडियम, मतलब मीडियम में ग्लूकोज अब्सेंट है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की भी हाई कंसंट्रेशन है, तो लेक ओपेरोन जीन इज एक्टिवेटेड बाय। तो यहाँ पे अपने पास लेक ओपेरोन जीन जो होगी वो किसके द्वारा एक्टिवेटेड की जाए, एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। द बाइंडिंग ऑफ द लेक रिप्रेशर इन द ऑपरेटर साइट एंड CAMP केप कॉम्प्लेक्स इन द केप साइट। तो वो ऑपरेटर साइट पे बाइंड ही नहीं होगा इस केस में, जो लेक रिप्रेशर है वो ऑपरेटर साइट पे अगर बाइंड हो जाएगा तो हमें mRNA का एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, द डिसोसिएशन ऑफ बाउंड लेक रिप्रेशर, तो बिल्कुल सही बात है, लेक रिप्रेशर से डिसोसिएशन होगा फ्रॉम द ऑपरेटर साइट एंड बाइंडिंग ऑफ CAMP केप कॉम्प्लेक्स इन द केप साइट। तो ये ऑप्शन इस केस के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपको केस ध्यान रखना कि ग्लूकोज जब प्रेजेंट है और लैक्टोज अब्सेंट है तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो वेरी लिटिल एक्सप्रेशन होगा, ग्लूकोज अब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है तो एबंडेंट अमाउंट में एक्सप्रेशन होगा। और इस केस में जो आपके पास रिप्रेशर है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता, वो डिसोसिएटेड हो जाता है और जो CAMP केप कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होता है केप साइट पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एंट्रीज इन ग्रुप फर्स्ट विथ डेट इन ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट को ग्रुप सेकंड के साथ मैच करना है। तो ग्रुप फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है, फेलिंग टेस्ट, निनहाइड्रीन रिएक्शन, बायूरेट रिएक्शन, नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन। और सेकंड ग्रुप में दिया हुआ है अल्फा अमीनो एसिड रिड्यूसिंग शुगर, सेल्फ हाइड्रिल ग्रुप एंड पेप्टाइड लिंकेज। तो आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज लिया जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। जो फेलिंग टेस्ट है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेलिंग टेस्ट के बारे में। तो जो फेलिंग टेस्ट है वो किसके लिए यूज लिया जाता है, तो फेलिंग जो टेस्ट होता है वो आपके पास यूज लिया जाता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट का यूज लेते हैं अपन, फेलिंग टेस्ट का। सेकेंड जो आपके पास दिया हुआ निनहाइड्रीन रिएक्शन, निनहाइड्रीन रिएक्शन का यूज लिया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, हम क्यू ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें तो जो आपका अल्फा अमीनो एसिड है, कौन सा एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, वो जब निनहाइड्रीन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो वो फॉर्म करता है वायलेट ब्लू कंडेंसेशन प्रोडक्ट। लेकिन जब ये अल्फा अमीनो एसिड नहीं होता है तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है। यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो अपने पास अमीनो एसिड है उसका नेचर क्या है। तो निनहाइड्रीन रिएक्शन का यूज लेते हैं अपन अल्फा अमीनो एसिड को चेक करने के लिए कि जो अमीनो एसिड अपने पास प्रेजेंट है वो नेचर में अल्फा है या नहीं है। नेक्स्ट है बाईयूरेट रिएक्शन। बाईयूरेट रिएक्शन में हम डिटेक्ट कर दें प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो बाईयूरेट रिएक्शन का यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। किसके लिंक, कौन से लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए, पेप्टाइड लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए बाईयूरेट रिएक्शन का यूज लिया जाता है। एक्चुअल में जो बाईयूरेट रिएक्शन है वहां पे आपको रिएजेंट भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाईयूरेट रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज लिया जाता है। यहाँ पे जो रिएजेंट होता है एल्कलाइन
सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आपके पास रिएजेंट यूज लिया जाता है। और अगर आपके पास जो भी प्रोटीन दी हुई है जिसमें आप पेप्टाइड लिंकेज को चेक करें और वहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, तो आपके टेस्ट ट्यूब में वायलेट कलर आपको शो करेगा, वायलेट कलर। तो ये कुछ बेसिक था बायोयूरिया टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट दिया हुआ नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन। नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन ये किसको चेक करने के लिए यूज लेंगे? तो नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ थायोल ग्रुप। किसको चेक करेंगे अपन? थायोल ग्रुप। इसी थायोल ग्रुप को और क्या बोलते हैं? इस थायोल ग्रुप को डिनोट किया जाता है एसएच से, इसीलिए इसको सेकंड इसका नाम होता है सल्फ हाइड्रिल। याद रखना है, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप। तो नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट द थायोल ग्रुप और सल्फ हाइड्रिल ग्रुप ऑफ सिस्टीन इन प्रोटीन। किसका? ऑफ सिस्टीन इन प्रोटीन। तो ये एक बेसिक पॉइंट है कि नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन का क्यों यूज लिया जाता है। तो सिस्टीन में थायो ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन का यूज लिया जाता है। तो मैच कर लेते हैं। फेलिंग टेस्ट, रिड्यूसिंग शुगर, निनहाइड्रीन रिएक्शन, अल्फा अमीनो एसिड, बाईयूरेट रिएक्शन, पेप्टाइड लिंकेज। तो हो गया पी में टू एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द एंट्रीज इन ग्रुप फर्स्ट विद दैट इन ग्रुप सेकंड के साथ मैच करना है। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन लाने का एक ही मकसद होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को पढ़ पाए। तो फर्स्ट ग्रुप में आपके पास वाइटामिन्स के नाम दिए हुए, सेकंड ग्रुप्स में आपके पास उनके कोफैक्टर या किस टाइप की केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जितनी भी विटामिन है उसका आपको साइंटिफिक नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है साइंटिफिक नेम ही पूछता जाता है कि कौन सी विटामिन नहीं देता है कि ये विटामिन है, इसका साइंटिफिक नेम ही देके आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो विटामिन जो होती है वो जनरल बात करें तो वो टू टाइप की होती है। एक होती है जो फैट सोल्यूबल, एक होती है जो आपके पास वाटर में सोल्यूबल। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फैट सोल्यूबल तो कौन सी विटामिन होती है, वाटर सोल्यूबल कौन सी विटामिन होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे विटामिन बी के क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जितनी विटामिन दी हुई है वो विटामिन बी के ही सब टाइप दिए हुए हैं। विटामिन B1 की अगर हम बात करें, विटामिन B1 को का जो साइंटिफिक नाम है वो है थायामीन। क्या नाम है? थायामीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1। एंड विटामिन B1 का जो कोफैक्टर होता है वो होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। क्या होता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसे TPP के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के साइंटिफिक नेम से हम पता लगा सकते हैं। अगर आपको साइंटिफिक नाम याद हो कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम थायमीन होता है तो इसका कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा? थायमीन पायरोफॉस्फेट। सेकंड ऑप्शन है विटामिन B2। विटामिन B2 आपके पास इसका साइंटिफिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का जो कोफैक्टर होता है वो होता है आपके पास फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड भी होता है, जिसे हम FMN बोलते हैं, या फिर फ्लेविन एडिनो डाई न्यूक्लियोटाइड। तो फ्लेविन एडिनो डाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो भी इसका कोफैक्टर होता है। तो यहाँ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडिनो डाई न्यूक्लियोटाइड बोथ आर कोफैक्टर ऑफ विटामिन B2। थर्ड ऑप्शन आपके पास जो आर है वो दिया हुआ विटामिन B5। विटामिन B5 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेंटोथिनेट। और जो विटामिन B5 है वो इन्वॉल्व होती है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए। तो बायोसिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन B5। एस दिया हुआ विटामिन B6। विटामिन B6 का साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 इज नोन एज पायरिडोक्सिन। और विटामिन B6 जो होती है वो इन्वॉल्व होती है आपके पास पायरिडोक्सल फॉस्फेट। इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 इज पायरिडोक्सल फॉस्फेट। ये भी एक कोएंजाइम की तरह बिहेव करती है जो बहुत सारी रिएक्शन को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ से हम मैच कर लिए। तो मैच करते हैं। पी में आ रहा है आपके पास 4, P4Q2, P4Q2 R1 S3। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मैच द एंट्रीज इन ग्रुप फर्स्ट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल सिस्टम एंड एनालोगस क्वांटिटीज इन ग्रुप सेकंड इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो जो मैकेनिकल सिस्टम में आपके पास
जो मास है उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, तो ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें सारी क्वांटिटीज की जो बेसिक यूज होती है सबके बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों का क्या फर्क। एक तरफ अपन लिखेंगे मैकेनिकल सिस्टम की, सेकंड तरफ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। मैकेनिकल सिस्टम में जो आपके पास फोर्स होता है, फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज हो जाता है। क्या हो जाता है, वो वोल्टेज होता है। फोर्स इज रिलेटेड टू वोल्टेज। सेकंड हम बात करें मास की, मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से, और वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपके पास इंडक्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, एल से डिनोट किया जाता है। थर्ड अगर हम बात करें फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ये फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसको डिनोट करते हैं रेसिस्टेंस से। तो रेसिस्टेंस जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होता है वो मैकेनिकल सिस्टम में आके फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के से। तो ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आके क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। तो सी आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस है। नेक्स्ट हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आके चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो जो चार्ज होता है वही मैकेनिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट होता है। चार्ज को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम में करंट की तरह बिहेव करती है, करंट। और ये आपके पास आई से डिनोट करते हैं करंट को। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका मैकेनिकल सिस्टम में कैसा बिहेवियर है और उनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या बिहेवियर है। अब हम मैचिंग कर लेते हैं। मास है, मास रिलेटेड टू इंडक्टेंस, तो मास आपके पास इंडक्टेंस से रिलेटेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये इससे रिलेटेड हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज चार्ज, सो आर इज 4 एंड वेलोसिटी इज करंट, तो वेलोसिटी करंट। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी में 5, P5 Q3 R4 S1, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। आई होप आपके पास मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आपके पास कि ग्रुप फर्स्ट में जो क्वांटिटीज दी हुई है आपके पास उसको ग्रुप सेकंड से मैच करना है। ग्रुप फर्स्ट में दिया हुआ प्रोलीन, ऑक्सीटोसिन, एस्पार्टेम एंड पेनिसिलिन। ग्रुप सेकंड में दिया हुआ आर्टिफिशियल स्वीटनर, साइक्लिक अमीनो एसिड, बीटा लैक्टम एंड पेप्टाइड हार्मोन। तो एक एक को बात करते हैं। प्रोलीन, तो प्रोलीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि प्रोलीन जो होता है वो साइक्लिक अमीनो एसिड होता है। कौन सा अमीनो एसिड होता है, साइक्लिक अमीनो एसिड होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत आसान स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोलीन होता है आपके पास। प्रोलीन में ये अमीनो ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, तो ये प्रोलीन की स्ट्रक्चर है। सो प्रोलीन इज साइक्लिक अमीनो एसिड, प्रोलीन इज साइक्लिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन होता क्या, ऑक्सीटोसिन यहाँ बात कर लेते हैं, ऑक्सीटोसिन की साइड में ले लेते हैं ऑक्सीटोसिन को। तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। ऑक्सीटोसिन आपके पास पेप्टाइड हार्मोन हो गया। और क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात करें तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कहाँ होता है, ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस, रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या होता है, एस्पार्टेम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। एस्पार्टेम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पास एस्पार्टेम से रिलेटेड हो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एस्पार्टेम कि एस्पार्टेम से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। एस्पार्टेम इज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पार्टेम इज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर। नेक्स्ट, एस्पार्टेम किससे 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो होता है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो ये हमने एक एक ऑप्शन को डिस्कस किया है।
तो प्रोलीन हो गया आपके पास साइक्लिक अमीनो एसिड में, मतलब पी में 2, P2 दो ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हो गए। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या था? ऑक्सीटोसिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो क्यू में क्या हो गया आपके पास 4, Q4। देन एस्पार्टम, एस्पार्टम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, सो R is first, and penicillin is beta lactam antibiotic, so S is third, so correct option is A। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन इन सॉल्यूशन थ्रू। तो आपको बताना है कि जो एंटीबॉडी है वो सॉल्यूशन में किसके द्वारा बाइंड होती है। देखो क्वेश्चन हम आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन और उसका बेस्ट डिस्कशन लाने की कोशिश करते हैं कि आप क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से उसका क्या डिस्कशन हो सकता है, उससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट हो सकता है, सब कुछ हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी हमारे लिए बेस्ट क्या क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये 2 काम आपके लिए हैं, बाकी के जो 2 काम है वो हमारे लिए हैं। हमारा वाला काम क्या है? बेस्ट डिस्कशन, बेस्ट कंसेप्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन इन सॉल्यूशन थ्रू। तो जब भी एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड होती है तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है वो कैसा इंटरेक्शन होता है? वीक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। तो वीक केमिकल इंटरेक्शन इज इन्वॉल्व बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, केमिकल इंटरेक्शन। तो ये वीक केमिकल इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? वीक बॉन्ड होता है। ये होता है आपके पास आयनिक इंटरेक्शन, ये हो सकता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो सकता है आपके पास वान डेर वाल इंटरेक्शन, और ये हो सकता है आपके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो क्या है? MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर होगा अब कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से वीक केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू बाइंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आपको बताना है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए कौन सा रेशियो 1 से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है A, T, G एंड C, और ये बता रहा है कि ये डिनोट करता है नंबर ऑफ बेस। तो जब भी बेस की बात कर रहा है और उससे रिलेटेड रेशियो की बात कर रहा है तो हमारे माइंड में जो सबसे पहले पॉइंट क्लिक करना चाहिए वो है चारगाप्स रूल। क्या, कौन सा पॉइंट क्लिक करना चाहिए? चारगाप्स रूल। और चारगाप्स रूल के अकॉर्डिंग एक ही बेसिक पॉइंट है कि नंबर ऑफ प्यूरिन इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन। तो प्यूरिन क्या क्या होती है आपके पास? एडेनिन प्लस गुआनिन। तो एक तो प्यूरिन होती है आपके पास एडेनिन, एक होती है आपके पास गुआनिन। ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ पायरिमिडिन। और डीएनए में कौन कौन सी पायरिमिडिन प्रेजेंट होती है? साइटोसिन प्लस थायमिन। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एडेनिन प्लस गुआनिन का रेशियो अगर हम साइटोसिन प्लस थायमिन के साथ लेंगे तो दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका रेशियो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। और क्या है कि जो प्यूरिन का नंबर है वो पायरिमिडीन के इक्वल है, प्यूरिन का नंबर पायरिमिडीन के इक्वल है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास प्यूरिन है, प्यूरिन कौन है? एडेनिन। एडेनिन किसके इक्वल होता है डीएनए में? थायमिन के इक्वल होता है, क्योंकि एडेनिन थायमिन से के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो जितना नंबर ऑफ एडेनिन होगा उतना ही नंबर ऑफ थायमिन होगा। तो हम एडेनिन को थायमिन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब T प्लस G का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? उसी प्रकार साइटोसिन और थायमिन को रिप्लेस कर देंगे एडेनिन के साथ, तो T प्लस G का रेशियो C प्लस A के साथ वो भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं A प्लस T, G प्लस T। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास? एक तो आ गया प्यूरिन, एक आ गया पायरिमिडिन। दोनों एडेनिन और थायमिन तो आपस में बाउंड होते हैं, तो इनका रेशियो हम नहीं लेते हैं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सेकंड A प्लस G का रेशियो T प्लस C के साथ, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन होगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन G प्लस T और A प्लस C, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों आपके पास करेक्ट आंसर है। तो ये भी एक कैसा क्वेश्चन था? MSQ टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने चारगाप रूल को भी डिस्कस कर लिया, चारगाप रूल से रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास आपके आने वाली एग्जाम्स जो कि गेट 2022 है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और इस सेशन से लगातार जुड़े रहें। हम इसी तरीके के अपडेट लाते रहेंगे आपके लिए। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।